कई ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र किए गए, इसलिए इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। इलीगल लिकर जो है वो गोवा में एंटर कर रहा है। तमाम रिकॉर्ड बिल्डिंग भी होती रहेगी कि कब कौन से व्हीकल किस तरीके से यहाँ पे गोवा के अंदर एंटर कर रहा है। तो ये गोवा में एक टैक्सी माफिया है। जो उसके पॉलिसी लेवल चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि कुछ कमी है अभी साइबर क्राइम को लेकर? हर पुलिस स्टेशन में एक डेडिकेटेड साइबर डेस्क की स्थापना की गई है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। गोवा नाम आते ही जहन में आता है देश के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से। लेकिन दोस्तों, कोई भी शहर, कोई भी राज्य सिर्फ अपने पहाड़ों की वजह से, बीच की वजह से या कल्चर की वजह से ही खूबसूरत नहीं होता। उसकी खूबसूरत बनी रहती है वहां के लॉ एंड ऑर्डर से। अगर लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है तो आप समझिए कि वो जगह आपके लिए स्वर्ग। अभी कश्मीर की में आपने देखा पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और किस तरह से कश्मीर की खूबसूरती के ऊपर एक दाग लगा। लेकिन खैर, आज हम बात करेंगे गोवा के बारे में, गोवा के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। और गोवा में अगर आप आते हैं या आप गोवा में रह रहे हैं, कितने सुरक्षित हैं करने के लिए गोवा पुलिस काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं गोवा के डीजीपी आलोक कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानना चाहूँगा जी। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से देखते हैं ऑल ओवर गोवा के, और अगर कहीं कोई कमी लग रही है कि और कुछ बेटर करना है कि हाँ ये 2-3-4 चीज़ें और है, ये और सुधरेंगी, तो उसके बाद हर चीज़ जो है बेहतर हो जाएगी। गोवा बाय एंड लार्ज एक पीसफुल स्टेट है और आप यहाँ देखते होंगे कि यहाँ पे कोई बड़ी घटनाएं फ्रिक्वेंटली नहीं होती है। अमूमन साल 2 साल में कोई ऐसी घटना होती है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ में आती है, पर अदरवाइज अगर आप बाकी स्टेट्स के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो इंडेक्स ऑफ क्राइम है उसमें ये एक पीसफुल स्टेट में काउंट किया जाएगा। इसके कई सारे कारण हैं। ऑब्वियसली उसमें जो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर की सेटअप की मेहनत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, पर इसके अलावा जो यहाँ के बाशिंदे हैं पीस लविंग हैं और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे सैलानी टूरिस्ट बाकी जगहों से आते हैं, उसमें डोमेस्टिक टूरिस्ट भी हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हैं और गोवा की कोस्ट लाइन को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो यहाँ का गवर्नेंस का सेटअप है और जो यहाँ के लोगों की तहजीब और उनका कल्चर है, उन्होंने ये जो इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट होता है राउंड द ईयर, उसके साथ ऐसा तालमेल बिठा रखा है कि ज़्यादा कोई भी अप्रिय घटनाएं नहीं होती हैं। जी। अगर कुछ जो जिस तरह का आप जिक्र कर रहे हैं कि कभी कभी बीच में कुछ बड़े इंसिडेंट्स सामने आते हैं, क्या उनके पीछे की वजह लगती है कि ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि कई बार इस तरह के मामले भी सामने आए कि ड्रग्स या दूसरी चीज़ें वो नशा करते हैं, उसकी वजह से भी कई तरह की प्रॉब्लम्स जो खड़ी होती है? देखिए, इंडिविजुअल इंसिडेंट्स तो हर जगह कहीं ना कहीं कभी न कभी होंगे, पर ओवरऑल जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर गोवा पुलिस ने बनाया हुआ है उसके वजह से हम देखते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स की फ्रिक्वेंसी बहुत लो है। अगर आप देखें जो हमारे बीच एरियाज हैं उसके अंदर में टूरिस्ट पुलिस की एक यूनिट है जो कि कंटिन्यूसली डे एंड नाइट वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और वो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वजह से कोई घटना हो सकती है, ऐसे एलिमेंट्स पे काबू रखना। और इसके अलावा जो कोस्टल पुलिस स्टेशन हैं उनको हम लोग विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, जैसे फुटफॉल जब बढ़ता है तो विजिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता होती है और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता होती है। तो ओवर एंड अबव जो उनका नॉर्मल पुलिस स्टेशन का स्ट्रेंथ है उसके अलावा भी उनको और पुलिस बल मुहैया कराया जाता है ताकि वो नाइट टाइम में या लेट इवनिंग टाइम में नाकाबंदी कर सकें, फुट पेट्रोलिंग कर सकें। और ये गाहे बगाहे सीनियर ऑफिसर्स भी ऐसे जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो पुलिस की विजिबिलिटी है वो एक बड़ी स्ट्रेंथ है ये मजबूत लॉ एंड ऑर्डर के पीछे, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती। आपको क्या लगता है सर, जितनी जो पॉपुलेशन है गोवा की और चूँकि टूरिस्ट का भी एक फ्लो रेगुलर रहता है तो वो नंबर बढ़ते हैं, तो उस लिहाज से हमारे पास पुलिस स्टेशन और पुलिस फोर्स काफ़ी है या उसको बढ़ाने की ज़रूरत है? हमारे पास तकरीबन 8,000 के आसपास गोवा पुलिस की स्ट्रेंथ है और उसके अलावा 3 इंडिया रिजर्व बटालियन भी है हमारे पास।
तो अगर हम पुलिस संख्या के हिसाब से देखें तो एडिक्वेट है, पर्याप्त है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोने भी हैं हमारे यहाँ जहाँ पे इंसिडेंस ऑफ क्राइम बहुत ही लो है। तो उन एरियाज़ के अंदर भी पुलिस स्टेशन हैं, तो वहाँ से जब हमें लगता है कि जहाँ पे ज़्यादा इंसिडेंट्स होते हैं या इंसिडेंट्स होने की संभावना होती है, वहाँ पे फिर हम लोग वहाँ एडिक्वेट पुलिस बल तैनात करते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो गोवा में पुलिस बल की जो संख्या है वो पर्याप्त है। सर, एक मुद्दा ये भी आ रहा है बार बार कि जो पीआई हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि जो चालान करेंगे ट्रैफिक के वो पीआई ही कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। ऐसा नहीं लगता है कि पीआई के ऊपर एक ये एक्स्ट्रा बर्डन है, क्योंकि पुलिस स्टेशन भी उसको मैनेज करना है, और ऐसे में अगर वो सड़क पर होगा तो कहीं ना कहीं वो एक जो बैलेंस है वो गड़बड़ा रहा है यहाँ पर? नहीं, ये शायद आपने उस ऑर्डर को अभी देखा ठीक से नहीं। वो ट्रैफिक पुलिस के पीआई की बात उसके अंदर में की गई है। जो ट्रैफिक पुलिस का जो सेटअप होता है उसमें चालानिंग पावर यहाँ पे एएसआई, सब इंस्पेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर, इन तीनों को थे। और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ये कहा है कि जो ट्रैफिक का सेटअप है, ट्रैफिक पुलिस की जो नाकेबंदी होती है उसमें केवल पुलिस इंस्पेक्टर ही उसमें चालान करेंगे। तो इस वजह से ये मतलब अभी इसको कहा गया, ये डायनामिक सिचुएशन होती है जैसे, और ये डिसीजन मेकिंग जो होती है वो ओवरऑल चीज़ों को ध्यान में रख के की जाती है। तो अभी वी आर ऑब्जर्विंग कि इसका जो ट्रैफिक का इन्फोर्समेंट है उस पर क्या असर होगा, जो डिसिप्लिन है रोड के ऊपर उसका क्या असर होगा, और अगर कभी हमें लगता है कि इसमें कोई गुंजाइश है जिसमें इसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता अगर दिखाई देगी तो हम गवर्नमेंट से वैसे ही रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसके पीछे रीज़न क्या रहा सर? अगर पीआई के साथ एसआई और एएसआई भी अगर चालान करता है तो एटलीस्ट बर्डन तो कहीं ना कहीं कम होगा, या फिर कहीं जो शिकायतें इस तरह की भी रहती थी कि करप्शन वाली, तो क्या ये भी एक रीज़न रहा उसके पीछे कि नहीं उसको थोड़ा लिमिटेड करें ताकि चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट? देखिए क्या है कि ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, और उसमें अगर नाकेबंदी ज़्यादा होती है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं टूरिज़्म सेक्टर पे भी जाने के चांसेज होते हैं। तो ओवरऑल जो उस समय हम लोगों का फीडबैक था उसके आधार पे ये निर्णय लिया गया है। बट वी आर ऑलवेज ओपन टू रिव्यूइंग आवर डिसीजंस। जब लगता है कि नहीं डिसिप्लिन के इश्यू में कुछ ऐसा फ़र्क आ रहा है रोड डिसिप्लिन के इश्यू में, तो डेफिनेटली विल टेक। सर, साइबर क्राइम की बात करें जी, देश में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। लगातार बहुत सारे मामले जो हैं अब देश भर में सामने आ रहे हैं। गोवा की बात करें, साइबर क्राइम को लेकर कितना गोवा पुलिस तैयार है? क्योंकि एक ही पुलिस स्टेशन है, तो क्या लगता है कि काफ़ी है एक पुलिस स्टेशन? क्योंकि लोगों की ये शिकायत है कि साइबर पुलिस स्टेशन में अगर शिकायत देते हैं तो आगे कुछ होता नहीं है। तो एक ये माइंडसेट भी एक कहें, या लोगों के साथ इस तरह का कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया। और अभी हाल ही में गवर्नमेंट की ही साइट्स हैक की गई और उसके ऊपर कुछ ऐड चिपका दी गई। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि कुछ कमी है अभी साइबर क्राइम को लेकर गोवा पुलिस को और ज़्यादा कुछ करने की, अपने आप को और तैयार करने की? साइबर क्राइम एक ऐसा मुद्दा है जिसमें वर्ल्ड ओवर चीज़ें पिछले 10-12 साल में काफ़ी बदली हैं। पहले जो क्राइम होता था वो फिजिकल स्पेस में होता था, और जो पुलिस की तैयारियां थी वो फिजिकल स्पेस में होती थी। पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, क्रिमिनल्स की वेरिफिकेशन, ये सब कार्यकलाप होते थे। लेकिन जैसे जैसे ये दुनिया साइबर स्पेस में ज़्यादा जीने लगी है, वैसे वैसे जो क्राइम है वो भी फिजिकल स्पेस से साइबर स्पेस में ट्रांसफ़र हो गया है। आज की तारीख में अगर आप संख्या देखें साइबर क्राइम की और साइबर कंप्लेंट की, तो अक्रॉस द प्लैनेट ये बड़ी तादाद में आपको दिखाई देगी ये संख्या। वो गोवा भी इसका अपवाद नहीं है, लेकिन गोवा पुलिस अपने साइबर क्राइम से फाइट करने की जो उसकी क्षमता है उसको मजबूत करने के लिए कंटिन्यूसली कार्यरत है। और ये हमारा एक प्रायोरिटी एरिया है, क्योंकि ये मानना है कि आगे आने वाले दिनों में पुलिस की कार्यप्रणाली को जो मुख्य चुनौती है वो साइबर स्पेस से ही आने वाली है। और जैसा आपने बताया भी कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आजकल ऑनलाइन कंप्लेंट का सिस्टम है। इसमें साइबर क्राइम जब भी आपके साथ होता है, साइबर फ्रॉड, तो आप ऑनलाइन या 1930 जो हेल्पलाइन है, जो पूरे नेशनल लेवल की हेल्पलाइन है, उसके ऊपर जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं।
तो ये गोवा पुलिस ने 2-3 जो काम किए हैं साइबर क्राइम से निपटने के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो हमने जो नेशनल टास्क फोर्स है साइबर क्राइम से निपटने के लिए, वो I4C है जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। तो पिछले साल सितंबर में हम लोगों ने I4C की मदद से गोवा पुलिस के 800 कर्मियों को साइबर क्राइम की 2 दिन की ट्रेनिंग दिलवाई थी, और उसके बाद वो कंटिन्यूस रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी हमारे गोवा पुलिस के कर्मचारियों की होती रहती है। इसके अलावा हर पुलिस स्टेशन में एक डेडिकेटेड साइबर डेस्क की स्थापना की गई है। पहले ये अमूमन शिकायत होती थी कि जब भी कोई भी साइबर कंप्लेंट होती है तो यहाँ जो साइबर क्राइम का ऑफिस रायबंदर में है, वहाँ पे सब लोगों को आना पड़ता है और उस थाने में उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो इसका अभी निपटान हो गया है और अभी हर जगह साइबर डेस्क है, इसलिए 5 लाख रुपए से कम की जो कंप्लेंट है वो आपको लोकल थाने में हम लोग उसको हैंडल करते हैं। अगर 5 लाख से ऊपर की कंप्लेंट है तब उसको रायबंदर आने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो हमारी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हमारा है, उसकी हमने स्ट्रेंथ बढ़ा के लगभग डबल कर दी। मतलब पिछले साल जब मैंने चार्ज लिया था तब जो इसकी स्ट्रेंथ थी करीब 25 से 26 लोगों की थी, जिसको हमने 50 के आसपास किया है। और उसका मुख्य कारण यही है कि जो साइबर कंप्लेंट्स आती हैं उनको हम सुचारू रूप से हैंडल कर सकें। जितनी साइबर कंप्लेंट आती हैं वो केवल मैं गोवा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसका अगर एनालिसिस करेंगे, उस हर कंप्लेंट को केस में कन्वर्ट करके और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो ऐसे कंप्लेंट्स हैं, जो बड़ी कंप्लेंट्स होती हैं जिसमें साइबर फ्रॉड का अमाउंट ज़्यादा होता है, उसके तहत हम लोग केस रजिस्टर करके फिर और उसमें जो गैंग्स हमें मिलते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको हम उनकी पकड़ धकड़ करते हैं। जो छोटी कंप्लेंट्स हैं उस ऐसा नहीं है कि उसकी इंक्वायरी के अंदर हम उसके कोई कदम नहीं उठाते हैं, पर उसमें कई दफ़े केस हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल करके वो साइबर फ्रॉड किया गया है या जिस बैंक अकाउंट में वो साइबर फ्रॉड का अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, उन सबको फ्रीज किया जाता है और बंद करवाया जाता है। इस तरह से ये I4C की मदद से ऐसे सैकड़ों जो है बैंक अकाउंट हैं जो हमने बंद करवाए हैं, और हज़ारों सिम कार्ड ऐसे हैं जो इस काम में साइबर फ्रॉड में लगे रहते हैं, उनको भी बंद करवाया है। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो कि ऑब्नॉक्सियस वेबसाइट्स हैं, उनको भी हम लोगों ने, या गलत मटेरियल है उसके ऊपर में, या कुछ गलत एक्टिविटी का भी एडवर्टीजमेंट होता है जैसे एस्कॉर्ट सर्विसेज, तो उन सब के ऊपर भी एक कंसर्टेड अभियान चलाया जाता है। कुल मिला के मैं आपको यही कहूँगा कि हमारा लक्ष्य ये है साइबर क्राइम में कि अपने इन्वेस्टिगेशन से और साथ में लोगों को जागरूक करके दोनों तरीके से साइबर क्राइम को गोवा में कम किया जाए। एक तो आपने जिक्र किया कि अगर अमाउंट बहुत बड़ा है दैन उसमें केस रजिस्टर होगा या प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम होगा, लेकिन अगर छोटा अमाउंट है किसी का 20,000, 25,000, 50,000, तो उस केस में क्या रहेगा? क्या वो उम्मीद छोड़ दे? नहीं, आपको मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगा, आम जनता को इतना शायद इसमें मालूम नहीं है कि उसमें भी हम लोग करते हैं, केवल केस रजिस्टर नहीं होता, लेकिन उसमें भी अगर हमें लगता है कि वो पैसा कहीं किसी अकाउंट में पड़ा हुआ है, बेनिफिशियरी अकाउंट में जो फ्रॉडस्टर का अकाउंट है, तो उसको हम अकाउंट को फ्रीज करते हैं और वो जो पैसा है उसको एज ए लियन अमाउंट डिक्लेयर किया जाता है। तो उसमें एक जो लीगल चुनौती है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पिछले 1 साल में गोवा ने इसमें बहुत प्रगति की है। पहले जो लियन अमाउंट था हमारा, टोटल जो साइबर फ्रॉड का अमाउंट था उसका करीब 10 से 12% होता था। आज की तारीख में ये हमने 25 से 30% पे इसको ले गए हैं, और ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग जो सीनियर लेवल पे हुई है उसका ही एक परिणाम है। और लियन अमाउंट के मामले में गोवा अभी टॉप 5 स्टेट्स में कंटिन्यूसली आ रहा है, और ये हम ट्रेंड कंटिन्यू भी रखेंगे। लेकिन इसमें एक चुनौती जो है, और जो कंप्लेनेंट को ये लगता है कि उसके इस पर कुछ काम नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन नहीं, उसका मुख्य कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लियन अमाउंट है ये वापस करना कंप्लेनेंट को उसमें बहुत एक लंबा लीगल प्रोसेस है, और इसकी वजह से कई बार विलम्ब होता है और उसके कंप्लेनेंट को ये लगता है कि शायद उस पर प्रॉपर काम नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं। लेकिन इसको कैसे स्मूथ किया जा सके और बिना FIR दर्ज किए भी उस अमाउंट को जो कंप्लेनेंट है उसको वापस किया जा सके, इसके ऊपर में विचार विमर्श हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, और इस पर नेशनल लेवल पे भी MHA इस पर लगातार काम कर रही है कि ये कैसे इसको स्मूथ किया जाए, ताकि लोगों का जो पैसा, उन्हीं का पैसा उनको नहीं पहुँच पा रहा है, जमा होने के बावजूद नहीं पहुँच पा रहा है, उस पर कैसे काम किया जाए, इस पर काम चल रहा है। सर, अभी लड़ाई जात्रा इंसिडेंट हुआ,
जी। 6 से 7 लोगों की जान गई। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी इस तरह के आयोजन में इतना बड़ा हादसा हुआ। यहाँ से क्या कुछ मतलब अगर हम देखें कमी के तौर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी गोवा पुलिस की भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के अलावा, कहाँ आप मानते कि वो कमी रह गई? क्योंकि गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ हर महीने कोई ना कोई बड़े फेस्टिवल्स चलते रहते हैं, फिर चाहे गोवा के जो दूसरे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो दोबारा इस तरह की हादसा ना हो उसके लिए गोवा पुलिस ने खासतौर से क्या तैयारी की? और लड़ाई यात्रा का जो पूरा मामला था वहाँ कहाँ कमी देखते हैं कि कहाँ चूक रहेगी जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ? इसमें सरकार ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की स्थापना की थी और उस कमेटी ने जांच के बाद सरकार को रिपोर्ट भी दे दी है और उस रिपोर्ट के आधार पे सरकार आगे जो रिकमेंडेशन है कमेटी के, ऑब्वियसली उस पर काम जो है सरकार के लेवल पे होगा। तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा क्योंकि गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी सीज्ड ऑफ दिस मैटर एट द हाईएस्ट लेवल। लेकिन ये ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति कहीं पे भी ना हो, उसके ऊपर में पुलिस डिपार्टमेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा जो पीछे उसके बाद से जो भी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स हुए हैं उसके अंदर में हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट, क्राउड मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिसेज हैं, उन तम ऑर्गेनाइजर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी एजेंसीज के साथ क्या कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है, उस पर और भी ज़्यादा बेहतर ध्यान देना शुरू किया है। ऐसा मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि उस समय क्या हुआ नहीं हुआ उस घटना को, क्योंकि उसके ऊपर में कमेटी ने ऑलरेडी एक जांच रिपोर्ट दी हुई है और सरकार उस जांच रिपोर्ट को देख रही है। लेकिन ऑब्वियसली एक ये सैड इंसिडेंट था और इसके जो भी अभी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स हो रहे हैं उसमें हम लोगों ने सुपरविजन का लेवल भी बढ़ा दिया है। कई ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र किए गए, क्या ये पनिशमेंट के लिए ट्रांसफ़र काफ़ी लगता है? क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये तक कहना है कि गोवा पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो भी है, जिस वजह से जो रिएक्ट करना चाहिए वो सही टाइम पे नहीं होता, वो डिसीजंस लेट होते हैं। नहीं, जहाँ तक उस घटना की बात आप कर रहे हैं, ट्रांसफ़र वगैरह या जो भी उसमें कार्रवाई है वो गवर्नमेंट लेवल पे है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और जहाँ तक पॉलिटिकल प्रेशर की बात है, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि गोवा पुलिस अपने प्रोफेशनल कार्यों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है और उसमें कहीं पे भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से सही डिसीजन लेने में कभी कोई बाध्यता नहीं है। बॉर्डर एरिया की बात करते हैं सर, एक तरफ महाराष्ट्र एक तरफ कर्नाटक है, वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी बहुत सारे इलीगल लिकर्स जो है वो गोवा में एंटर कर रहा है और बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ जो है बॉर्डर एरिया से हो रही है, उसको सिक्योर करने के लिए क्या कुछ प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो पूरी तरह से बंद हो या उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है? एक देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत चीज़ों के लिए अवेलेबल है और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो वर्किंग है गवर्नमेंट की वो ऑब्वियसली हर एक डिपार्टमेंट की बेटर की जा सकती है। इसलिए अभी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का एक कंसेप्ट जो है बहुत ही एडवांस स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन में है। उसमें से 4 बॉर्डर पॉइंट्स जो हैं गोवा के, उस पर ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लाने की तैयारी चल रही है और शायद 1 महीने, ये माननीय मुख्यमंत्री सर का ही इनिशिएटिव है और ये 4 बॉर्डर एरियाज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हो जाएगी। तो उसके बाद जितने भी व्हीकुलर मूवमेंट है वो सब बिल्कुल बाकायदा जो है एक स्ट्रीमलाइंड एंड सिस्टमेटिक तरीके से, और जिसके अंदर में आपको कैमरा बेस्ड प्रोसिक्यूशन भी है ट्रैफिक का, कि अगर कोई व्यक्ति आता है उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं है या उसकी ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं है या उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, इन सब तमाम चीज़ों की जो है ऑनलाइन ही उसका प्रोसिक्यूशन भी होगा, ऑनलाइन पेमेंट भी होगा और तमाम रिकॉर्ड बिल्डिंग भी होती रहेगी कि कब कौन से व्हीकल किस तरीके से यहाँ पे गोवा के अंदर एंटर कर रहा है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पैराडाइम शिफ्ट हमारी जो बॉर्डर चेकिंग है उसमें आने वाला है और ये शायद 1 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेगा। शुरुआत में जो टूरिस्ट को लेकर जिक्र हुआ, क्योंकि गोवा की पहचान उनके टूरिस्ट की वजह से भी है और जो टूरिस्ट प्लेस है उसको लेकर भी है। आपने बताया बीचेस पे अलग अलग जो है चेक पोस्ट बनाए गए हैं, पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद रहती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं लोकल और टूरिस्ट के बीच में और वो रेगुलर देखने को मिल रहे हैं और उसकी वजह से एक जो गोवा की पहचान है या गोवा को लेकर
लोगों के मन में एक चिंता, एक डर का भाव भी नज़र आता है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखेंगे तो वहाँ पर लोग अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे हैं कि वो आए तो उनके साथ कैसा हुआ। लोकल्स की अपनी शिकायतें कि टूरिस्ट आके यहाँ पे जो है एक तरह से आतंक वाली सिचुएशन खड़ी कर देता है। ये सारे इंसिडेंट्स ना हो, इसको लेकर क्या कर रहे हैं? इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बाकायदा पुलिस डिपार्टमेंट समय समय पर मीटिंग भी करता है और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी वो चिह्नित करने की उसमें उसका प्रयास रहता है। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि अभी पिछले कुछ महीनों में इन इंसिडेंट्स में काफ़ी कमी आई है। ये 2 इंसिडेंट्स हुए थे दिसंबर और जनवरी के महीने में जो थोड़े से मेजर इंसिडेंट्स थे और उसकी वजह से एज ए मैटर ऑफ रिस्पांस गोवा पुलिस ने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बारंबार मीटिंग की है और उनको आगाह किया है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टूरिज़्म जिसको निर्बाध रूप से चलता रहे, बिना किसी इंसिडेंट के चलता रहे, जिसमें सबका हित है, तो वो चीज़ हुई है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी इस तरह के तत्व पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई गोवा पुलिस करती है, क्योंकि ये मैसेज भी क्लियर होना चाहिए कि अगर चाहे जो भी उसमें क्या कहते हैं कानून को तोड़ने वाले हों, वो कहीं के भी हों, लेकिन पुलिस का रवैया उसमें डेफिनेटली सख्त रहेगा। ये मैसेज भी लाउड एंड क्लियर बार-बार हमने अपने लीगल एक्शन से दिया है। सर, एक 2 आखिरी सवाल जी। एक टैक्सी माफिया का बहुत जिक्र होता है सोशल मीडिया पर कि गोवा में एक टैक्सी माफिया है और जो टूरिस्ट के साथ मनमानी करता है, बदसलूकी करता है, उसको घेर के खड़ा हो जाता है। और इसकी जिम्मेदारी, अगर ये कोई टैक्सी माफिया है और इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लोग क्योंकि टूरिस्ट आ रहा है तो टूरिस्ट 4-5-6 दिन के लिए आता है, वो किसी लीगल उसमें नहीं पड़ना चाहता है, तो क्या पुलिस ने अपने स्तर पर खुद से कोई ऐसे कदम उठाए कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं और जो ये नया टैक्सी माफिया एक अलग आकर खड़ा हो गया है गोवा में सो कॉल्ड, इसको जो है वो ख़त्म किया जाए, इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो, किसी के साथ बदसलूकी ना हो और ज़बरदस्ती ना हो कि नहीं आपको हमारी ही टैक्सी लेनी होगी, कोई ऐप बेस्ड टैक्सी के साथ आप नहीं जा सकते हैं। टैक्सी का जहाँ तक सवाल है तो इसकी जो पॉलिसी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तय करता है, इसलिए जो उसके पॉलिसी लेवल चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है इसके ऊपर काम कर रहा होगा और बाकी जो लॉ एंड ऑर्डर एस्पेक्ट उसका है उसके ऊपर पुलिस 0 टॉलरेंस पॉलिसी लेके चल रही है। और अगर कहीं पे भी कोई इंसिडेंट ऐसा आता है जिसमें टैक्सी इशू को लेके किसी को कोई ऐसी तकलीफ़ हुई है जिसमें कानूनी कार्रवाई आवश्यक है, तो उसमें पुलिस हमेशा ही विदाउट एनी डिले सख्त कार्रवाई करती है, ताकि ये कॉन्फिडेंस लोगों को और टूरिस्ट को दिया जा सके कि भाई आप को लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और चूँकि गोवा की कानून व्यवस्था में लोगों का भरोसा है, इसलिए अभी भी टूरिस्ट इनफ्लो आप देखेंगे, चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या इंटरनेशनल, कंटिन्यूसली। अब तो समर मंथ है लेकिन अभी भी आप बीचेज पे जाएंगे तो काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। तो अगर ये भरोसा लोगों का नहीं होता तो फिर इतनी भीड़ यहाँ पे गोवा के टूरिस्ट जगह ये माने कि सोशल मीडिया पे जो सब चल रहा है कहीं नहीं एक एजेंडा हो सकता है या ये। अब मैं इसके ऊपर में देखो, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि अभी सोशल मीडिया पे चीज़ें कैसे लाई जाती हैं या दिखाई जाती हैं, क्योंकि एक समय ऐसा माना गया था कि एक ख़ास वक्त में, जबकि पीक सीज़न गोवा के टूरिज्म का होता है, तब सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा कैंपेन चला था। तो अब उसकी वजहों के बारे में कोई अभी इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट आपको अगर गोवा के टूरिज्म को देखना है तो आप यहाँ के बीचेज पे जाइए, यहाँ पे होटलों में जाइए जहाँ पे कंटिन्यूस जो है लोग आपको दिखाई देते हैं। तो अगर लोगों का भरोसा नहीं होता यहाँ की सेफ्टी के बारे में, यहाँ के ओवरऑल एम्बियंस के बारे में, तो लोग आते नहीं इतनी बड़ी संख्या में। कोस्टल एरिया की बात करें खासतौर से वहाँ की सेफ्टी को लेकर जी, उसको लेकर क्या कुछ है? बीच में भी आपका एक बयान भी आया था कि आपने कहा कि जो इक्विपमेंट्स है उसकी कमी है। नहीं, वो बिल्कुल ही एक जिस तरीके से उसको पब्लिश किया अखबार में, वो मेरा मंतव्य वो नहीं था जो जैसे पब्लिश हुआ है। उसमें क्या था कि एक न्यूक्लियर डिजास्टर की ट्रेनिंग चल रही थी, केमिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर की। तो उसमें मेरा ये कहना था कि अभी हमारी ट्रेनिंग हुई है पर न्यूक्लियर या
रेडियोलॉजिकल डिजास्टर के भी इक्विपमेंट्स हमें लेने हैं, ये बात उन्होंने कही थी। तो उसको ये कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के कोई इक्विपमेंट गोवा में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिजास्टर तो हम लोग बहुत इफेक्टिवली फाइट करते रहे हैं, लैंडस्लाइड हो या और भी जो दूसरी तरह के फ्लडिंग हो जाती है लोकल लेवल पे, तो उसमें यहाँ का इमरजेंसी सर्विसेज, फायर सर्विसेज, पुलिस और बाकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बहुत ही अच्छा इफेक्टिव काम है गोवा में। तो उसका जो मंतव्य ये था कि वो एक अलग कंटेक्स्ट की बात है। वो डिजास्टर मैनेजमेंट इक्विपमेंट का जनरली मैंने नहीं कहा कि इक्विपमेंट नहीं है। न्यूक्लियर जो कि बहुत ही स्पेसिफिक किस्म के डिजास्टर की बात करता है, हम केवल उसी की बात हुई कि हमारी ट्रेनिंग हुई है और न्यूक्लियर डिजास्टर के इक्विपमेंट्स भी हम लोग प्रावधान करेंगे, ये बात मैंने कही थी। तो उसको एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में जनरली कि नॉर्मल फ्लड के, साइक्लोन के, तमाम डिजास्टर, लैंडस्लाइड के जो है उसके तो इक्विपमेंट्स यहाँ पे है और गोवा उसमें काफ़ी अव्वल है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में अगर आप यहाँ आने वाले टूरिस्ट और लोकल्स को गोवा पुलिस की तरफ से मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही बताना चाहूँगा कि गोवा कम्प्लीटली एक सेफ़ और सिक्योर डेस्टिनेशन है और ऑब्वियसली एन्जॉयबल डेस्टिनेशन है और लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आएँ रिस्पॉन्सिबली, आप इस जगह को एंजॉय करें और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी ड्यूटियों को समझें। और ऐसा गोवा जनरली स्पीकिंग इज ए वेरी ऐसा है जहाँ फुटफॉल हमेशा से ही टूरिस्ट का ज़्यादा रहा है और वो अभी भी बदस्तूर जारी है। तो गोवा का जो ओवरऑल एम्बियंस है वो ऐसा है जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट को खींचता है और ऐसा ही जारी रहे, यही मेरा सबके लिए शुभकामनाएं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए भी थी क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हैं, उनके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, लोकल्स हैं, उनके भी अपनी कुछ शिकायतें हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।